स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है जनरल साइंस में लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। जनरल साइंस की सीरीज में हम 4 वीडियोस पे पहुंच चुके हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी, बैंकिंग या कोई भी वनडे एग्जाम हो, स्टेट सर्विसेज एग्जाम हो, तो उसमें जनरल साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है उसी पर हम लोग 4th लेक्चर लेके आ चुके हैं। थोड़ा सा बीच में वीडियो पे गैप हो चुका है, तो सॉरी इसके लिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। इसे बोलते हैं ग्रेविटी। ये एक प्रकार का बल होता है जिसके द्वारा कोई ग्रह और पिंड जो होता है वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ अर्थ का, तो अर्थ सर्कुलर शेप की होती है, थोड़ा सा बनाने में। तो इसका अगर सेंटर मैं यहाँ पर मानता हूँ, तो आर्क्स में जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो ये उसकी सतह की ओर अर्थात केंद्र की ओर जाने की कोशिश करती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। और ये गुरुत्वाकर्षण ना केवल इस हमारी पृथ्वी पर लागू होता है, बल्कि ये सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों पर लागू होता है, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल है गुरुत्वाकर्षण का। गुरुत्वाकर्षण की बल की वजह से सभी जो ग्रह हैं वो अपनी कक्षा में एक दूरी पर ही सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और जो चंद्रमा है हमारा, वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की बल की वजह से पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। एक यहाँ पर फोटो आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लगा रखी है। ये सन है और इसके चारों सोलर सिस्टम में, हमारे सौरमंडल में सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए सभी ग्रह चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं और एक निश्चित अंतराल है इनके बीच, जिसमें ये लोग अपने अपने गुरुत्वाकर्षण बल, जिसका बल जैसा है उसके अकॉर्डिंग सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट हमारा गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। ये क्या होता है, ये दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है वो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं। माना कि ये कोई पिंड m1 है और ये कोई m2 है। ये एक दूसरे की ओर एक बल लगाते हैं, तो ये आकर्षण बल होता है। ये पिंड के जो द्रव्यमान होती है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनकी जो ये दूरी है जिसे हम r से लिख रहे हैं उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो न्यूटन ने अपने नियम पर यही बताया है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके एक फॉर्मूला भी है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, तो गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन ने दिया है। ये हो गया दोनों पिंडों के द्रव्यमान और योग के बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब देखते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा एक सही वे में देखते हैं। m1 m2 सहित दो पिंड है, परस्पर दूरी जिनके बीच r है, यहाँ पर d लिखा हुआ है, r है। उनके बीच कार्य करने वाला जो बल है उसका मान F है। यहाँ पर g एक समानुपाती नियतांक होता है जिसका मान सभी पदार्थों के लिए एक जैसा रहता है। इसे गुरुत्वीय स्थिरांक या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ये हमारा इसका फॉर्मूला, जो विंडो के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसका फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन में आप लोगों को ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो आप लोग इस पर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रेविटी क्या कहलाती है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण को बल को हम लोग गुरुत्व कहते हैं। एक सीधा सा एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उनके अकॉर्डिंग दो पिंडों के बीच लगने वाला बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। पर यदि इन दो पिंडों में से यदि एक पिंड जो है हमारा पृथ्वी है, तो इस आकर्षण बल को मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्व बोलेंगे। अर्थात जब गुरुत्व वह आकर्षण बल होता है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है जिसे हम एक्सीलरेशन बोलते हैं, ये इस गुरुत्वीय जनित त्वरण जी कहते हैं। और इसका मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। कोई भी वस्तु जो पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है वो कितने त्वरण के साथ आती है। त्वरण मतलब वही एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जो एक्सेलरेशन है वो उसी एक्सेलरेशन से पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरती है।
गुरुत्वीय जनित त्वरण जी वस्तु के रूप, आकार और द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स जी का मान होता है वो उसके ना कि आकार पर निर्भर करता है, ना उसके द्रव्यमान पर। अब बात करते हैं जो गुरुत्वीय त्वरण जी है उसके मान में परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की जो सतह है वहां पर गुरुत्वीय अगर हम केंद्र की ओर जाएंगे या पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर अंतरिक्ष की ओर जाएंगे, दोनों तरफ जाने पर जी के मान में कमी आती है। दूसरा पॉइंट क्या है, पृथ्वी के ध्रुव जो पोल्स होती हैं पृथ्वी के, ठीक है एक बार और डायग्राम बना हमारा समझ लीजिए अर्थ है। ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है, मतलब ये जो होते हैं ये पॉइंट्स से हम पोल्स बोलते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल साउथ पोल हो, यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है उसका मान सबसे ज़्यादा होता है गुरुत्वीय त्वरण का। विषुवत रेखा इक्वेटर पर जी का मान न्यूनतम होता है। अगर मैं इक्वेटर खींचता हूँ उसको चारों ओर, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है। दो क्वेश्चन बन गए, पोल पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है और विषुवत रेखा पर इक्वेटर पर जो होता है जी का मान न्यूनतम होता है। चौथा पॉइंट है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। अर्थात पृथ्वी की जब जो हमारी पृथ्वी रोल कर रही है अपने ही एक्सिस पर, अगर वो ज़्यादा तेजी से करती है तब भी इसके मान में कमी हो जाती है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर इसका मान बढ़ता है। अगर ये चीज़ जो पृथ्वी का घूमना है अपनी ही दूरी पर, अपने ही एक्सिस पर, अगर ये कम होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जो है उसके मान में बढ़ोतरी होती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर नोट के फॉर्म में दी गई है, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार जो होगा वो शून्य हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू। अब लिफ्ट में भार में क्या परिवर्तन होता है, अब देखते हैं उसमें क्या होती है, प्रोसेस होती है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो होता है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। इसको डायग्राम समझते हैं। माना कि मेरी लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, ये हमारी लिफ्ट है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, इसमें कोई आदमी बैठा हुआ है। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो इसका मान में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि रिलेटिव जो मोशन हो रहा है, जो रिलेटिव गति हो रही है बीच में, क्योंकि आदमी का जो वेट है वो नीचे की ओर लग रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अर्थात ये गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत कार्य कर रहा है। इसलिए इसके मान में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आता है तो लिफ्ट की स्थिति पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। ये जैसे उसी के अपोजिट होता है, क्योंकि दोनों चीजें एक ही ओर कार्य कर रही हैं। लिफ्ट भी नीचे की तरफ जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो इन दोनों की वजह से उसके मान में कमी होती है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भी भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है। ये सेम पॉइंट 3 की तरह है। यही भारहीनता की स्थिति कहलाती है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तब यहाँ भारहीनता दिखाई देगी आपको क्वेश्चन। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ फिफ्थ देखते हैं, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से ऊपर की छत में टकरा जाता है। इसको समझते हैं। जैसे कि ये हमारा लिफ्ट है और जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर ये लिफ्ट इस त्वरण से तेजी से नीचे आता है तो ये व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है उसका सिर इसकी छत से टकरा जाएगा। चलते नेक्स्ट, ग्रहों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण नियम दिया है केपलर ने और इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो केपलर के कुछ नियम है, 3 नियम है, तीनों को एक एक करके देखते हैं। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा की एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। इसका साइड डायग्राम ये हमारा ये हमारा सन। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल कोई प्लेनेट ले लेता हूँ, ग्रह ले लेता हूँ, ये एक है इलिप्टिकल शेप में क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। और ये इलिप्टिकल शेप में, और ये जो सन है इसे हम ये मान सकते हैं ये जो इलिप्स है जिसे हम दीर्घवृत्ताकार के बोलते हैं, तो इसके केंद्र फोकस पर होता है।
प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग जो एरियल वेलोसिटी होती है नियत होती है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। इसे हम क्षेत्रीय एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। अर्थात अगर मैं एग्जाम्पल्स के तौर पे देखूं कि अगर ये ग्रह यहाँ पर है तो इसका इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इस पॉइंट को ले लेते हैं हम लोग। पॉइंट है, अगर मान लीजिए सन जो है ग्रह है सूर्य के इस दीर्घवृत्ताकार परिक्रमा करे, तो जितना ही करीब आएगा तो इसकी एरियल वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर दूर जाएगा तो यहाँ पर यही है, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब वह ग्रह के निकट आता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और दूर जाता है तो कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, सूर्य के चारों ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है तो उसका परिणाम काल ही कहते हैं हम। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये बोलते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग जो होता है टी स्क्वायर, ग्रह की सूर्य से औसत दूरी आर के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इसको तो समझे तो परिक्रमण काल, देख सूर्य चारों ओर परिक्रमा करता है, इसे परिक्रमण काल बोलते हैं। ग्रह जब चक्कर लगाता है जितने समय में सूर्य के, उसे हम परिक्रमण काल कहते हैं। और परिक्रमण काल का वर्ग अर्थात जो टी है इसका वर्ग, यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस पॉइंट है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई। इसका वर्ग सूर्य की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती। औसत दूरी अगर मैं आर ले लेता हूँ इसके घन के अनुक्रमानुपाती, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं। अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों के परिक्रमा काल भी अधिक होता है। सेम इसी एग्जाम्पल का है, जो जितना दूरी से सूर्य की परिक्रमा लगाएगा जो ग्रह, वो उतना ही ज्यादा उसका परिक्रमण काल होगा। उदाहरण के लिए सूर्य के निकट ग्रह बुध का परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है, जबकि दूरस्थ ग्रह वरुण का परिक्रमण काल 165 बार है। पृथ्वी का कितना है, 365 दिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब बात करते हैं BAU ने यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, इसलिए अब दूरस्थ ग्रह वरुण कहलाता है, नेपच्यून है। जो प्लूटो था वो भी पहले ग्रह किसी उसमें आता था, ग्रह ही कहा जाता था, लेकिन आजकल उसे हटा दिया। वो उपग्रह क्या कहलाते हैं, अब सैटेलाइट की बात करते हैं। सैटेलाइट भी दो प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित होती है और दूसरा एक नेचुरल होते हैं। अब मानव निर्मित किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह तो है, पर यह प्राकृतिक है, ये किसी ने बनाया नहीं है। अब बात करते हैं सूर्य के चारों ओर कोई सैटेलाइट ले लेते हैं, आर्यभट्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये सूर्य के सूर्य नहीं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पर यह मानव निर्मित है, इसे हम क्या बोलेंगे, कृत्रिम उपग्रह। तो उपग्रह का कक्षीय ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी। तो ये कुछ इस तरह है कि एक एग्जांपल मैं ऐसे सेट करता हूँ कि ये हमारी अर्थ है। अगर कोई भी सैटेलाइट मानी कि वो कुछ ये है उसकी दूरी, यहाँ पर ऊपर और कोई यहाँ पर एक और है, तो ये बोलना चाह रहा है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, जैसे कि उसकी कक्षीय चाल। तो उपग्रह के तल से जितनी दूर पर होगी तो मतलब इसकी कक्षीय चाल ज्यादा, उतनी ही उसकी कक्षीय चाल कम होगी। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ तो इनके बीच जो रिलेटिव मोशन होगा तो इसका मोशन स्पीड ज़्यादा जल्दी होगी, मतलब ये बहुत जल्दी से परिक्रमा लगा लेगा और ये उसको टाइम लगेगा। तो कक्षीय चाल दूरी बढ़ने पर पृथ्वी की सतह से बढ़ती। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। एक ही त्रिज्या कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमान के उपग्रहों की चाल समान होती है। अगर कोई एक ही मैं रेडियस ले लेता हूँ त्रिज्या, तो अगर कोई भी ग्रह चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो ग्रह यहाँ पर हो, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा दूरी जो रहेगी समान ही रहेगी, वो एक ही कक्षीय चाल से इसके चारों ओर घूमे। पृथ्वी तल के अति निकटतम चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो पृथ्वी के जो जितना ही करीब होगा, माना कि पृथ्वी है मेरी, उसके जो जितना ही करीब होगा उसकी, तो जो सबसे निकटतम है उसकी जो चाल है वो लगभग 8 मीटर प्रति सेकंड है। ये एग्जांपल हमने दे रखा है, सैटेलाइट। ये सैटेलाइट हमारी अर्थ।
अब उपग्रह के परिक्रमण काल की बात करते हैं। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी की एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। ये हमने देख लिया है। परिक्रमण काल कक्षा की परिधि, कक्षीय चाल, उपग्रह की परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। ये सभी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं पीछे। उपग्रह का परिक्रमा काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये भी पॉइंट हमने देखा है। ऑप्शन में आपको दे सकता है कि किन किन चीज़ों पर उसका परिक्रमा काल निर्भर करता है, तो उसकी कक्षीय चाल पर, उसके परिक्रमा काल पर निर्भर करता है, जबकि उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के अति निकटतम चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट है। अब भूस्थायी उपग्रह जिसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं तथा जिसका परिक्रमा काल पृथ्वी के परिक्रमा काल से 24 घंटे के बराबर होता है, भूस्थायी उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत आसान है इसका। जैसे कि देखिए, माना कोई सैटेलाइट, एक एग्जाम्पल ले लिया, जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब पृथ्वी के अपनी धुरी में एक परिक्रमा करने पे कितना समय लगता है? 24 घंटे। अगर वो इतने ही टाइम पर पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेता है तो इस तरह के सैटेलाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? भूस्थायी उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसका परिक्रमा काल ठीक पृथ्वी के परिक्रमा काल के बराबर हो। यह उपग्रह पृथ्वी की तल से लगभग 26,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमा करता है और इसको हम बोले तो जी सिंक्रोनस कक्षा में संरचना, भू तुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। एक इंपॉर्टेंट है, आर्थर सी क्लार्क ने की थी। पलायन वेग क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। एस्केप वेलोसिटी, तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस कभी नहीं आता। पृथ्वी के ये मान लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है और इस पूरी प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, यहीं पर एक एग्जांपल दिया गया है, ये है हमारा। देखिए, ऑर्बिट वेलोसिटी, कोई भी सैटेलाइट अगर मैं उसको अर्थ से किस स्पीड से फेंकता हूँ, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से अगर और फेंकता हूँ तो ये पृथ्वी की कक्षा को पार करके निकल जाए और ये पृथ्वी पर वापस कभी नहीं आएगा। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, बट उसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड अचीव करना थोड़ा सा टफ होता है और जब वो उसी को अचीव करता है तभी वो उसको पार कर पाता है। अर्थात पर अगर इस कोई भी पिंड, जैसे हम सैटेलाइट को स्थापित करना चाहते हैं, अगर उसकी वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से कम है तो वह कभी भी पृथ्वी के वायुमंडल को पार नहीं कर पाएगा। ये एक एग्जांपल इसकी वेलोसिटी का यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने अपने इस टॉपिक पर, जो हमारा कार्य ऊर्जा शक्ति टॉपिक था, उसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। ये 4 नंबर का वीडियो था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि आपकी प्रिपरेशन आपकी बूस्ट हो सके। लगातार पढ़ाई करते रहिए और किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बच्चों को हमेशा बोलता रहता हूँ कि रिवीजन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।